नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन होगा वो हिस्ट्री का सेशन होगा और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मिडवल पीरियड के बारे में। और मिडवल पीरियड में जो आज की क्लास है वो बेस रहेगी मुस्लिम इन्विजन पे, और देन उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जो पिछली क्लास हो चुकी हैं उनमें हम लोगों ने अभी तक प्री मिडवल एरिया तक डिस्कस कर लिया था। उसके बाद की चर्चा बाकी थी, तो वो चर्चा आज हम इस सेशन में करेंगे। तो आप लोगों को जो हिस्ट्री की ये सीरीज़ है वो कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक स्मार्ट लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारी जो सभी नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, जिससे आप हमारे वीडियोज को देख पाएँ। साथ ही साथ एक सूचना ये थी कि स्मार्ट लर्निंग की तरफ से दो सीरीज नई स्टार्ट की गई हैं, जिनमें ये है कि पहला है कि डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स का है जो डेली बेसिस पे होगा। वो वीडियो 15 मिनट से छोटा ही होगा। छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाएंगे कि आप लेंदी ना होने पाए और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस कर पाए। तो एक सीरीज डिस्क्रिप्टिव का रहेगा जो सुबह में आएगी, और एक जो सीरीज चल रही है वो प्रैक्टिस सेशन का होगा, जो कि करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को मिला करके बनाया जा रहा है। और ये जो सेशन होता है वो शाम में 7 बजे के आसपास होता है। ठीक, तो आप लोग दोनों सेशन को ज्वाइन करिए और वीडियोस को देखिए, और आप लोग अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें दीजिए। और जो नॉलेज है उसको आप अपनी शक्ति बनाइए। और इस कोटेशन को मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसी पावर है जिस पावर से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और फेसबुक पेज को भी लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो हम लोग आज अब लोग अपनी लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मध्यकालीन भारत है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया की, कि मुस्लिम पर जो भारत आक्रमण हुआ था उनके बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं कि भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। तो पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 711 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ था। और भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जो सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारत पे 711 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। और मोहम्मद बिन जो कासिम है वो कहाँ का था, वो अरब का मुस्लिम था। और वह पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे उनके उत्तराधिकारी जो उमैयद खलीफा थे उनके सेनापति थे। कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि भारत पर आक्रमण किए थे। अगला जो क्वेश्चन देखने को हम मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो सिंध की विजय कब की गई। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि जो सिंध की विजय उन्होंने कब की थी, तो वो 712 ईस्वी में की थी। एक चीज़ का आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा जब मैंने डिस्कस किया कि भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, 711 में हुआ था, जबकि कुछ लोगों के दिमाग में आएगा नहीं ये 712 में हुआ था। लेकिन तो जो वो घटना थी 712 की, वो थी सिंध विजय के बारे में, कि हाँ मोहम्मद बिन कासिम सफल हुआ था। कब हुआ था? सिंध की विजय के साथ, जो कि 712 में था, लेकिन आक्रमण उसने 711 में सर्वप्रथम किया था। तो इन दोनों के बीच आप लोग अंतर कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया, तो भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्की थे अरब के बाद। ठीक है, और जो तुर्क थे वो चीन के उत्तर पश्चिमी जो सीमा है उस पर निवास करने वाली एक असभ्य एवं बर्बर जाति थी, जिसे क्या कहा गया? तुर्क कहा गया। अगला जो क्वेश्चन है कि जो गजनवी राजवंश है उसका संस्थापक कौन था, तो उसका संस्थापक अल्पतगीन था। ठीक है, अल्पतगीन था गजनवी जो राजवंश था उनके संस्थापक। और गजनवी वंश का एक अन्य संस्थापक का भी नाम मिलता देखने को, वो है यामिनी वंश। तो यामिनी वंश को किससे संदर्भित किया जाता है? वो गजनवी वंश से उसको
मिलाकर देखा जाता है कि गजनवी वंश का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो क्या कहलाता है, वो यामिनी वंश भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार कौन था, तो दरबारी इतिहासकार उतबी था। अगला क्वेश्चन है कि जो शाहनामा है उसके लेखक कौन थे, तो शाहनामा के जो लेखक थे वो फिरदौसी थे। अगला क्वेश्चन ये है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए जो विद्वान अल बरूनी थे, वो किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, तो अल बरूनी का जो ग्रंथ था वो किताबुल हिंद था। तो ये पुस्तक आप लोग याद करके रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो किताबुल हिंद है और जो अल बरूनी था वो जितने भी विदेशी यात्री आए थे उनमें बहुत ही विद्वान था, बहुत ही पढ़ा लिखा था, ठीक। जो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला जो प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो वो था अल बरूनी। और अल बरूनी का जो पूरा नाम मिलता है देखने को, तो अबू रिहान मोहम्मद इब्न अहमद, ये उसका पूरा नाम था। और वह ईरानी मूल का था। कहाँ का था, ईरान का था, ठीक। और ये लेखक किसका था, तो ये फारसी का लेखक था, ठीक है। फारसी भाषा का ये लेखक हुआ करता था, जिसकी पुस्तक का नाम क्या था, अभी मैंने बताया कि किताबुल हिंद था, जो कि तत्कालीन भारत की जो सामाजिक संस्कृति थी उसके बारे में इस पुस्तक में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो मोहम्मद गौरी था जिसके सिक्के पर देवी लक्ष्मी की जो की है आकृति देखने को मिलती है। और जो सिक्का था, चूंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो पटल होते हैं, तो एक पटल पर क्या था, देवी लक्ष्मी की आकृति थी। और आपसे पूछा जाए कि उस सिक्के पर दूसरी तरफ क्या लिखा था, तो दूसरी तरफ वो अरबी में कलमा लिखा हुआ था, ठीक है। जो कि मुस्लिम धर्म में जो कलमा लिखा जाता है तो वो अरबी भाषा में खुदा हुआ देखने को मिलता है उसी सिक्के पे। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में जो मोहम्मद गौरी ने किसको अख्ता प्रदान किया था, तो अख्ता मतलब होता है कि उत्तराधिकारी, एक तरीके से समझ लीजिए कि अपना जो भी कार्य है वो उसको प्रदान कर दिया जाए तो वो अख्ता कहलाता है। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को किया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ही आगे चल करके गुलाम वंश का संस्थापक बनता है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, तो मोहम्मद गौरी का एक दास था जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। और कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने क्या कहते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा जो स्तूप है उसको नष्ट किया था। कौन, ये बख्तियार खिलजी हुए था। अगला जो क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य मध्य एशिया से एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था, कि वो मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य बना पाए। उसके लिए जो धन की आवश्यकता थी, तो उसके लिए महमूद गजनवी जो था वो भारत आया था धन लूटने के उद्देश्य के साथ। हाँ, यहाँ पर ये उसका उद्देश्य ये नहीं था कि यहाँ पे हमको शासन चलाना है, अपना साम्राज्य बनाना है। ये महमूद गजनवी का उद्देश्य नहीं था। ये उद्देश्य किसका था, ये उद्देश्य मोहम्मद गौरी का था कि वो अपना साम्राज्य यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि तराइन की जो पहली लड़ाई थी 1191 में, 1191 में तराइन के पहली लड़ाई और 1192 में दूसरी लड़ाई, ठीक है। तो पहली जो लड़ाई थी वो किसके मध्य थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की आप लोग फोटो देख सकते हैं। तो इस युद्ध में जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें कौन जीता, तो उनमें जो जीतने वाले थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। द्वितीय में हार जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो पुराणों का जो अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। इसका जिक्र बार बार मिलता है अल बरूनी का, तो इसलिए अल बरूनी से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको आप लोग याद करके रखिएगा। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, तो जो संस्कृत में लिखा हुआ था और जो सिक्का था वो चांदी का था। तो वो जो सिक्का चलाया किसने था, महमूद गजनवी ने चलाया था। और महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 के बीच कितनी बार भारत पर आक्रमण किया, तो उसने 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर लगातार।
फिर उसने विजय प्राप्त की थी। तो आप लोग देख सकते हैं वो कितनी परिश्रम कर रहा था, कितना उसके पास धैर्य था और कितनी लगन के साथ वो अपने जो लक्ष्य था उसके प्रति दृढ़ निश्चयी था। तो वैसे ही हमको बनना है कि हमको केवल पढ़ते जाना है, अपनी मेहनत पर विश्वास करना है और हम जो पढ़ रहे हैं उसको सचेत होकर पढ़ें कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, और पढ़ते जाइए। किसी ना किसी एग्ज़ाम में आप लोग ज़रूर सफल होंगे। जैसे गजनवी 17 बार अटेम्प्ट किया, ठीक, तो आप भी एक एग्ज़ाम नहीं हो रहा दूसरे को ट्राई करिए, दूसरा नहीं हो रहा तीसरे को ट्राई करिए, पढ़ते जाइए और अच्छी तरीके से जो भी कमियां पिछले एग्ज़ाम में रह गई हों उनसे सीख लेकर कर अगले एग्ज़ाम को देखिए और एक ना एक दिन निश्चित होकर आप लोग विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो वो युद्ध था चंदावर का। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में जीता कौन? तो जीता मोहम्मद गौरी। ठीक है। और ये जो मोहम्मद गौरी था, वो जो चंदावर का युद्ध कन्नौज के जो गहड़वाल राजा थे, वो राजा जयचंद थे, उनके साथ हुआ था और वो पराजित हुए थे। और चंदावर को आधुनिक में किस जिले से संबंध रखा जाता है? तो वो फिरोजाबाद जो जिला है उसी को चंदावर प्राचीन काल में कहा जाता था। महमूद गजनवी का भारत का जो अंतिम आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था? तो वो जाटों के विरुद्ध था। ठीक है। महमूद जो गजनवी किस वंश का था? तो वो यामिनी वंश का माना जाता है। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो वो हिंदू शाही या फिर ब्राह्मण शाही जो राजवंश था उन पर उसने आक्रमण किया था। वह युद्ध जिसके बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई कौन सा था? वो तराइन का द्वितीय युद्ध था। जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसके बाद मुस्लिम शक्ति की भारत में स्थापना हो गई थी। और ये जो लड़ाई लड़ी गई थी कब लड़ी गई थी? 1192 में। और ये किसके किसके मध्य हुआ? तो ये था गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। और जिसमें जीतता कौन है? वो गौरी था, क्योंकि 1191 की लड़ाई में जब पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं तो वो उनको जीवित छोड़ देते हैं। किसको? मोहम्मद गौरी को। और फिर वही एक साल बाद फिर से आता है और जब वो जीतता है तो वो पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ता है, वो उनका वध कर देता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखने को मिलता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया गया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो लाहौर था वो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। ठीक है। अब मोहम्मद गौरी द्वारा जो विजित प्रदेश थे उनकी देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को यहाँ पे वो छोड़ गया? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो प्रदेश जीता जाता था उसको कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में छोड़ के जाता था कि आप यहाँ पे जो भी शासन व्यवस्था है उसको आप लोग देखिएगा। हम अभी नेक्स्ट राज्य की तरफ बढ़ते हैं। तो 11वीं सदी का जो भारत का दर्पण था वो किसे कहा जाता है? तो भारत का दर्पण उस समय जो किताबुल हिंद जो पुस्तक है उसको कहा जाता है, जिसको लिखा किसने है? लिखा अलबरूनी ने है। अगला जो क्वेश्चन है कि वहिंद का जो युद्ध था, वहिंद का युद्ध जो 1008 और 1009 के मध्य लड़ा गया था, किसके बीच में लड़ा गया था? तो वो महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच ये युद्ध हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो वो सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। ठीक है। वो सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता? तो वो देवल को जीता। ठीक है। वो क्षेत्र क्या था? वो देवल था। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जो कि था मुस्लिम इन्विजन। अब मुस्लिम इन्विजन के बाद जो महत्वपूर्ण काल आता है वो आता है सल्तनत पीरियड। और सल्तनत पीरियड जो है वो 1206 से लेकर 1526 तक चलता है जो सल्तनत पीरियड है। और इसके मध्य जो 5 राजवंश थे उन्होंने शासन किया। कौन कौन थे? गुलाम वंश था, तुगलक वंश था, खिलजी वंश था, और क्या है, सैयद वंश था, और अंत में लोदी वंश था। ठीक। तो ये 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन किया। और इनका जो शासन 1206 से लेकर के 1526 तक चलता है। जब 1526 में बाबर मुगल काल को स्टार्ट करता है, मुगल शासन सत्ता को वो स्थापित करता है, तो वहाँ तक जो सल्तनत काल था वो चलता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे वो सल्तनत पीरियड
को स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जितना हो सकता है आज के इस लेक्चर में उतना हम लोग डिस्कस कर लेंगे और देन बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट डे को डिस्कस कर लिया जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो गुलाम वंश था उसका संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जो कि बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। दिल्ली का वह मुसलमान शासक, वह सुल्तान कौन था जिसकी जो मृत्यु थी वो चौगान या फिर जो आधुनिक में पोलो कहा जाता है उसको खेलते हुई हुई थी। तो वो जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। अगला जो क्वेश्चन है कि जो आगरा नगर है उसकी स्थापना किसने करवाई थी। तो उसकी स्थापना जो सिकंदर लोदी था, लोदी वंश का शासक, उसने करवाया था। ये चूंकि एक ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है कि हाँ कि देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो वो था सिकंदर लोदी। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसके सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। तो अभी हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है जो कुतुब उल इस्लाम जो मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो उसका जो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या की थी और जो इसके ससुर कौन था उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वतः को जला लेने के इस दृश्यों का भयानक चित्रण देखने को मिलता है। तो वो उस पुस्तक क्या है, इब्न बतूता है। इब्न बतूता जो यात्री था उसने अपनी पुस्तक में किया है। और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई। तो इक्तादारी प्रथा चलाने वाला इल्तुतमिश था। ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। ठीक है। आप लोग याद करके देखिएगा कि लाख बख्श की जो उपाधि धारण करने वाला भारतीय शासक कौन था। तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर गया कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। तो आगे बढ़ते हैं कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, कौन होता था। तो वो सेना अधिकारी का नाम था खान था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार जो था उसके कार्य को किसने पूरा किया। तो पूरा इल्तुतमिश ने किया। स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और बाद में जब वो बिल्डिंग की मरम्मत किसने करवाई उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। तो वो हो गया कि दिल्ली का प्रथम तुगलक सुल्तान कौन था। तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के जो हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। तो वो कल्लर ने स्थापित किया था। जो पंजाब में हिंदू शाही राजवंश, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था। वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है। तो वह है बहलोल लोदी का। ठीक है। और बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो मंगोल आक्रमण सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप मुद्रा जो सांकेतिक टोकन करेंसी थी उसको प्रचलित किया था। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो योजना थी इसकी फेल कर गई थी। लोदी वंश का अंतिम जो शासक कौन था। तो वो था इब्राहिम लोदी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है। तो विरोध का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। ठीक है। इनाम जो भूमि थी किसने प्रदान किया था। तो वो किसे दिया जाता था इनाम की भूमि।
दिया वैसे तो राजाओं के द्वारा जाता था, लेकिन ये किसको दिया जाता था? विद्वान एवं जो धार्मिक व्यक्ति थे उनको इनाम की भूमि प्रदान की जाती थी। दिल्ली पर राज करने वाले उत्तर भारत की प्रथम जो मुस्लिम शासिका थी वो कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती या फिर नूरजहां। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान हो जाएगा। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाई दरवाजा है वो किसका मुख्य द्वार है? तो वो है कुतुब मीनार का। जो कुतुब मीनार का परिसर है उसका जो गेट है उसी गेट को अलाई दरवाजा कहा जाता है। तो अलाई दरवाजा को किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कि किस जो भारतीय बाजार नियमों या मूल नियंत्रण की जो पद्धति है उसको किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पीसीएस में। यूपी लोबर जो सबऑर्डिनेट का जो प्री का एग्जाम था 2004-98 में, ये इसको पूछा गया है। तो ये कौन आपका सही आंसर हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी के उपनाम से कविता सिकंदर लोदी लिखा करता था। अगला क्वेश्चन है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी का यह जो कथन था किस सुल्तान के लिए था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए था। और ये जो बरनी लेखक है, बरनी लेखक की पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सल्तनत काल में जो भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो वो था चौधरी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव हुआ करता था उस समय। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखने को मिलता है हम लोगों को कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ऑप्शन है रामचंद्र देव, मलिक काफूर, प्रताप रुद्रदेव या फिर राणा रतन सिंह। तो जो रामचंद्र देव थे वो कौन थे? देवगिरी के शासक हुआ करते थे। अगला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार हुआ करता था? कुतुब मीनार का। दक्षिणी जो अफ्रीकी यात्री जो था अब इब्न बतूता था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ यूपी पीसीएस में 3 बार पूछा गया है। आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो वो मुबारक शाह जो खिलजी था उसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वह लोधी था जिसको मैंने बता दिया था अभी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो स्थायी सेना रखने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। और यही नगद वेतन भी देने की प्रथा इसने भी स्टार्ट की हुई थी। गुलाम वंश का जो प्रथम शासक कौन था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और जो ऐबक है वो ऐबक नामक जो तुर्क जनजाति उससे संबंध रखता था और वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है और ये मस्जिद है अजमेर राजस्थान में पड़ती है। और पहले यहाँ संस्कृत विद्यालय था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तोड़कर मस्जिद का रूप उसको दे दिया था। अगला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली में सुल्तानों में से किसने जो तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो वो थे खिज्र खां सैयद। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि सुल्तान जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो उसकी जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अश्व से गिरने के कारण। और चौगान को आधुनिक में पोलो की भांति एक खेल देखा जाता है। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में विकसित किया? तो वो थे इल्तुतमिश। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीपीसीएस एसपीएल जो मेंस का एग्जाम है उसमें भी कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश या फिर मुइजुद्दीन गौरी। तो आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो वो था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को दिल्ली का दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है जो कि गुलाम नहीं था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में
प्रथम शुद्ध अरबी के इसने सिक्के चलाए थे, और सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, जो चांदी का था उसको टंका कहते थे, और जो तांबे का था उसको जीतल कहा जाता था, उसका आरंभ करने वाला इल्तुतमिश ही था। और सिक्कों पर इसने टकसाल का नाम भी लिखवाने की जो परंपरा थी उसको भी इल्तुतमिश ने ही स्टार्ट करवाई थी। तबकात ए नासरी एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, तो मिनहाज उल सिराज देखने को मिलता है, तबकात नासरी के लेखक। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो वो राजधानी लाहौर देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी और यूपीपीसीएस प्री में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो तौल की जो सबसे छोटी इकाई उस समय थी तो वो क्या थी, रत्ती थी, जिसको रक्तिका संस्कृत में कहा जाता है। तो रत्ती यूज होता था तौलने के लिए। ठीक, मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां थे वो भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था, तो वो इल्तुतमिश के काल में आया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था, तो वो था इल्तुतमिश। चंगेज खान का जो मूल नाम हुआ करता था वो क्या था, तेमुचिन हुआ करता था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसको, जो मलिक जानी है उनको इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। यात्री जो इब्न बतूता था वो कहाँ का था, तो वो मोरक्को का निवासी था। किस शासक ने भारत में जो प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज है उसको प्रारंभ करवाया था, तो वो शासक था बलबन। और बलबन ने ही जो पारसी त्यौहार नवरोज को इसने आरंभ करवाया। और सिजदा और जो पैबोस की जो परंपरा है उसको भी स्टार्ट करने वाला कौन था, तो वो बलबन था। और जो रक्त की क्रांति लाने वाला भी कौन था, वो बलबन था। और बलबन ही अपने आप को क्या कहता था कि जो ईश्वर के भेजे हुए नुमाइंदे के रूप में अपने आप को इस पृथ्वी पर देखता था कि हाँ, ईश्वर का जो प्रतिनिधि होगा वही वास्तविक शासक होगा, और वो ईश्वर के समान होगा, जिसकी जो अवहेलना है वो जनता द्वारा नहीं की जा सकती है। तो वो इन सब चीज़ों को मानने वाला कौन शासक था, तो वो था बलबन। अगला है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर के जो आक्रमण है उनके बाद भारत में किस राजवंश की स्थापना हुई थी, तो वो थे सैयद राजवंश। और सैयद राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे कौन थे, वो खिज्र खां थे। किस सल्तनत के दरबार में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे, तो सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के शासन में देखने को मिलता है। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, तो वो भी था फिरोज शाह तुगलक। अगला जो क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रसिद्ध सेनापति थे वो किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु प्राप्त किए थे, तो वो थे जफर खां, जो कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए अपने को उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित जो डाक व्यवस्था है उसका विस्तृत विवरण देता है, तो वो इब्न बतूता का ग्रंथ है, और जिनकी पुस्तक का नाम रेहला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तैमूर जो लंग है वो किस वर्ष भारत पर आक्रमण करता है, वो 1398 ईस्वी में करता है। 1398 ईस्वी में वो आक्रमण करता है। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियाँ थी वो इतनी एडवांस हुआ करती थी कि उस समय की जो जनता थी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, और इसके जो 5 जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो असफल होते हैं, और जिसके कारण जो प्रजा थी वो बहुत ही त्रस्त हो चुकी थी। इसीलिए जब उसकी मृत्यु हुई तो उस समय के जो इतिहास बदाऊनी थे उन्होंने क्या कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो वो ऐसा शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और आईएएस प्री 1999 में भी पूछा जा चुका। तो आपका जो आंसर सही क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली का जो सुल्तान बलबन है उनका पूरा नाम क्या था, तो गयासुद्दीन उनका बलबन पूरा नाम हुआ करता था। और कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं के विरोध के कारण वो चला नहीं पाया, तो वो कौन था, वो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया हुआ था, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक।
अगला जो क्वेश्चन देखने को मिलता है कि दिल्ली का जो सुल्तान था, जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग उसने बना दिया, जिस विभाग को दीवाने खैरात या फिर दान विभाग कहा जाता था। वो उसको किस राजा ने स्थापित किया था? तो वो शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय एवं फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो वो है हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा को ही जो क्या कहता है कि जो ताजमहल है उसका पूर्ववर्ती जो बिल्डिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत संगमरमर का प्रयोग किया गया था। किस संगीत के जो वाद्य यंत्र है उनको हिंदू मुसलमान गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो वो है सितार। और सितार में कौन कौन से दो वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके जो मिक्स करके इसको बनाया गया है, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। अमीर कोही जो विभाग है, अमीर कोही विभाग को कृषि विभाग कहा जाता है, का नया किस सुल्तान द्वारा चलाया गया? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ही चलाया गया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो वो थी खड़ी बोली। और खड़ी बोली ये क्वेश्चन भी पूछा गया पीसीएस में 2 बार। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो वो थी खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर लंग किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में उन्होंने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो वो था गाजी मलिक। और जवाबित क्या थे? तो जवाबित उस समय के राज्य जो कानून थे उन्हें जवाबित कहा जाता था। ये टर्मिनोलॉजी आप लोग याद करके रखिएगा कि जवाबित किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो वो थे राज्य कानून। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस राजवंश के अंतर्गत जो बिजारत है, ठीक है, बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो बिजारत किसके काल में प्रसिद्ध हुआ था? वो तुगलकों के काल में होता। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है वो अजमेर में स्थित है, उसको किसने बनवाया था? तो वो उसको निर्माण करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो वो थे चंगेज खान। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के जो आर्थिक महत्व को समझा? वो थे इल्तुतमिश। सल्तनत काल में जो फवाजिल था, तो फवाजिल का क्या अर्थ था? इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली जो अधिशेष राशि थी उसे फवाजिल कहा जाता था। जिसे इक्तेदारों ने जो भी सरकारी खजाने में जमा किया तो उससे जो अधिशेष राशि थी उसे फवाजिल कहा जाता था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। और चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो वो थे इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चंगेज खान के अधीन जो मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था बलबन के काल में, फिरोज शाह तुगलक के काल में, इल्तुतमिश के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इल्तुतमिश के काल में। नया फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या फिर हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे अमीर खुसरो। किस सुल्तान के काल में जो खालिसा भूमि थी के अधिक पैमाने विकसित किए गए? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के। अगला क्वेश्चन है कि अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद जो गुलाम वंश का शासक था वो भारत में अपने साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण मंगोल आक्रमण का भय हुआ करता था। जो तुगलकनामा है उसके जो रचनाकार हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के जो सिक्के थे टंका जो कि चांदी का हुआ करता था, ससगनी या फिर जीतल किन धातुओं के बने हुए थे? तो ये क्रमशः चांदी और तांबा। तो टंका भी चांदी का था, ससगनी भी चांदी का था, जो जीतल था वो तांबे का सिक्का हुआ करता था। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट को कि दिल्ली सुल्तनत के जो तुगलक राजवंश का जो अंतिम शासक कौन था? तो वो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुआ करता था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद जो बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो किसकी उपाधि की थी? जिले इलाही की उसने उपाधि धारण की थी। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। और कहा जाता है कि ये अपने आप से नहीं गिरा था, इसे गिराया गया था षड्यंत्र के द्वारा।
और जो नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। लोधी वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था वो था सिकंदर लोधी। किसने भूमि पैमाने का जो पैमाना है गजे सिकंदरी उसका प्रचलन किया था, तो वो थे सिकंदर लोधी। और रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, तो वो था तुर्कों का। और रजिया बेगम के सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भंडिका के गवर्नर मलिक अल्तनी अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटा दिया था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपने एक आत्मकथा लिखी जिसे फतुहात फिरोज शाही के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक, तो आज के इस डिस्कशन में हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि लेक्चर बड़ा होता जा रहा है। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट डे जो दिल्ली सल्तनत की जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ बची हैं उनको डिस्कस कर दिया जाएगा पार्ट 2 में। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप सभी लोगों का धन्यवाद और साथ ही साथ नमस्कारम।